ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आज लाइव आया हूँ, थोड़ा-सा बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में भी और ऑलराइट, जितने लोग नमस्कार बोल रहे हैं आप सबको भी नमस्कार, गुड इवनिंग, ग्रेट। ऑलराइट, सो इस सेशन में हम प्राइमरली फोकस करेंगे डिप्रेशन के बारे में और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो आप लोग पूछ रहे हैं। तो डिप्रेशन के ऊपर ही मोस्टली क्वेश्चंस को रखिएगा प्लीज अपना। डिप्रेशन के केस में एक सबसे बड़ी समस्या जो रहती है वो ये रहती है कि पेशेंट्स का जो थॉट पैटर्न है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। पेशेंट के मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आने लगते हैं और मन उदास रहता है, नींद खराब रहती है, नींद खराब होती है, कई बार भूख खराब होती है, इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा शायद सबसे ज़्यादा कोर प्रॉब्लम है वो है नेगेटिव थिंकिंग। हर बात में मन में नेगेटिव ख्याल आता है, अपने बारे में नेगेटिव ख्याल आता है। लगता है कि मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। कई बार बाकियों के लिए भी मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा, दुनिया ऐसी ही है, सब मतलबी हैं, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। और पाया क्या गया है कि ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये आपकी पूरी की पूरे ब्रेन की फंक्शनिंग को चेंज कर देती है। ऐसे मान लीजिए आप कुछ भी करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, आपने तैयारी कर रखी है, आप उस जॉब के लिए अच्छे भी हैं, सूटेबल भी हैं और जॉब का इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हैं, आप बाहर इंटरव्यू के बैठे हुए हैं कमरे में और सडनली मान लीजिए आपके मन में ये थॉट आ गया कि मेरे में तो कोई क्वालिटी है नहीं, मुझे कोई जॉब देगा नहीं। मान लीजिए इस प्रकार का थॉट किसी के मन में आता है, तो क्या होगा? अगर एकदम से थॉट आया कि मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, मुझे कोई जॉब नहीं देगा, तो इमीडिएटली सबसे पहला इम्पैक्ट मूड पे पड़ता है। अगर आप जॉब लेने गए हुए थे, आपके अंदर एक्साइटमेंट थी कि अच्छे से इंटरव्यू देंगे, जैसे ही मन में थॉट आया कि मेरे में तो कोई क्वालिटी है ही नहीं, जॉब मुझे मुझे देगा नहीं, जैसे ही थॉट आता है तो क्या होता है, आपका मन जो है गिर जाता है। आप जो एक्साइटेड होकर इंटरव्यू देने गए थे, अब उसकी जगह आप सैड दिख रहे हैं, आप दुखी हो गए हैं। दूसरा क्या होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। पहले शायद आप थोड़ा सा एनर्जेटिक दिख रहे थे, अब आपके कंधे झुक जाएंगे, शोल्डर्स ड्रूप कर जाएंगे, शायद आंखें नीचे हो जाए, शायद चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाए। और तीसरी चीज, इंटरव्यू रूम के अंदर घुसने के बाद आपका जो रिस्पॉन्स होगा क्वेश्चंस को लेके वो भी खराब हो जाएगा। जितना एनर्जेटिकली पहले आप रिस्पॉन्ड कर पाते उतना नहीं कर पाएंगे, अब उतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। उसका नतीजा क्या हो सकता है, मोस्ट लाइकली आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो होता क्या है कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये हर सिचुएशन को इस टाइप से आपके मन में लेके आते हैं कि आपके ब्रेन के सारे फंक्शन गड़बड़ होने लगते हैं और ऐसे ही डिप्रेशन के सिम्टम बढ़ते हैं। मान लीजिए आप जॉब के लिए गए थे इंटरव्यू के लिए, ये सब थॉट आए, आपका मन खराब हुआ, आपका ठीक से इंटरव्यू आपने दिया नहीं और जब आपने इंटरव्यू ठीक से नहीं दिया तो ऑफकोर्स आपको जॉब नहीं मिली। अब आपको जब जॉब नहीं मिली तो आपके मन में थॉट और बढ़ गया कि मेरे में तो कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे को तो कोई पसंद नहीं करता और कोई फायदा नहीं है सब करने का। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इसको हैंडल करना सबसे इम्पोर्टेंट रहता है और इन्हीं नेगेटिव थॉट्स को पहचानना कि कब ये मन में आ रहे हैं और पहचानने के बाद इनको इवेल्युएट करना कि क्या ये थॉट सही है नहीं है और फिर इनको खत्म करना, यही मेन चीज होती है जो हम करते हैं सीबीटी में, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि ट्रीटमेंट है डिप्रेशन का और बाकी कई सारी मानसिक बीमारियों का, चाहे एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे ओसीडी हो, चाहे बाकी बीमारियों जैसे फोबिया हो गया, सोशल एंग्जाइटी हो गया, इन सब का ट्रीटमेंट प्राइमरली यही होता है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट करें, दवाइयों वाला ट्रीटमेंट करें और साथ में सीबीटी करें। और सीबीटी का जो ट्रीटमेंट है वो प्राइमरली फोकस इसी बात पे रहता है कि कैसे नेगेटिव थॉट्स को पहचाना जाए और उसको ठीक किया जाए। तो ये दो कंपोनेंट्स मेन होते हैं आपके ट्रीटमेंट के। ऑलराइट, मैं थोड़े से आपके क्वेश्चंस देख लेता हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ऑलराइट, विशाल पूछ रहे हैं कि वो एक थॉट पे टिक नहीं पाते हैं, क्या करना चाहिए? विशाल, थॉट पे टिक नहीं पाने का क्या मतलब हुआ, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। कई अलग अलग मतलब हो सकते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, एक ख्याल आया, फिर दूसरा ख्याल आया, फिर तीसरा ख्याल आया और वो किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं।
कुछ लोग डिसीजन पे नहीं टिक पाते हैं, कभी कुछ डिसीजन ले लिया, कभी कुछ और डिसीजन ले लिया, तो डिपेंडिंग अपन आप क्या बात कर रहे हैं उसका सोल्यूशन होता है। बट एक बात ध्यान रखिए कि जैसे आजकल ये बहुत मेजर समस्या है कि अ, हमारे पास डिस्ट्रैक्ट होने के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे अभी आप शायद जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, हो सकता है बीच बीच में अपना व्हाट्सएप भी चेक कर रहे हो, बीच में हो सकता है अपना फेसबुक भी चेक कर रहे हो, बीच में हो सकता है आप कुछ न्यूज़ भी देख रहे हो। तो होता क्या है ना कि एक चीज़ से उठ के दूसरी चीज़ पे जाना बहुत सिंपल हो रखा है आजकल, और बिकॉज़ ऑफ मोबाइल प्राइमरली। और ये हमारे अटेंशन स्पैन्स को कम कर रहा है। आप आपके दिमाग को इतनी आदत पड़ गई है नई-नई चीज़ों के होने की, कि आपका दिमाग किसी भी एक चीज़ में कुछ टाइम बाद बोर हो जाता है। उसको कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक पसंद नहीं आती। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि आपके दिमाग को जब आदत पड़ गई है 20-20 सेकंड के अटेंशन स्पैन की या 1-1 मिनट के अटेंशन स्पैन की, तो जब आप प्रॉपर काम भी कर रहे हैं, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लंबा आर्टिकल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो दिमाग को जो आदत पड़ी हुई है, दिमाग तो वही करेगा। दिमाग 20 सेकंड आपने पेपर पढ़ा या 20 सेकंड आपने कोई भी आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद आपका मन कहीं और चला गया, आप फेसबुक खोल के बैठ गए या इंस्टाग्राम खोल के बैठ गए। तो ब्रेन की कंडीशनिंग उस टाइप से हो रखी है। तो अगर आप चाहते हैं आपको अपना अटेंशन स्पैन इंक्रीज करना है, एक चीज़ पे टिकना है, तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रेन की कंडीशनिंग को ठीक करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, जो कि एक पढ़ाई वाला काम है या फिर कुछ जॉब से रिलेटेड काम भी है, तो ये इंश्योर करिए कि आपके पास डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत कम रहे। जैसे ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। आपके पास जितनी कम नोटिफिकेशन आएँगी, उतना आपके चांसेस कम रहेंगे कि आप फिर से ऐप खोल के देखेंगे। अगर फिर भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आप बहुत सीरियस है अपनी अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ करने के लिए, तो अपने मोबाइल में से ऐप्स को हटा दीजिए। जैसे मैं अपने मोबाइल में बहुत कम ऐप्स रखता हूँ, काम की ऐप्स रखता हूँ। कारण यही है कि ऐप जब रहती है तो मन करता रहता है देखने का, और अगर वही मान लीजिए आपको फेसबुक ही चेक करना है। फेसबुक पे मान लीजिए आपकी ऐप है, तो एक सिंगल क्लिक पे आपको दिख गया क्या करना है। लेकिन मान लीजिए आपके पास ऐप नहीं है, तो फिर आपके मल्टीपल स्टेप का प्रोसेस है। पहले आप ब्राउज़र खोलेंगे, गूगल क्रोम खोलेंगे या जो भी फायरफॉक्स खोलेंगे, फिर आप उसमें फेसबुक का पेज खोलेंगे, फिर उसमें आप यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। तो ये 3-4 स्टेप जो होते हैं ना, वो करने के दौरान आप वापस आ सकते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने शुरू किया, फिर आपको याद आया कि यार ये नहीं करना है, आप वापस आ गए। तो जितना मुश्किल कर दें हम उस स्टेप को, उतना अच्छा रहता है हमारे लिए एज़ फार एज़ अटेंशन स्पैन इज़ कंसर्न्ड। तो मैं आपको सलाह दूँगा कि ऐप्स मत रखिए, और सोशल मीडिया में अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये इंश्योर करिए कि सोशल मीडिया में आपने अपने पासवर्ड भी रिमेंबर नहीं कर रखे हैं। आपको हर बार पासवर्ड डालना पड़े जब आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, ये एक अच्छी टेक्निक होती है अपने आप को रोकने के लिए। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा आप करिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक ही क्वेश्चन बार-बार मत करिए प्लीज़, एक बार में करिए। संगीता कुमारी जी कह रही हैं, सर क्या डीबीटी थेरेपी ट्रॉमा थेरेपी होती है? संगीता जी, डीबीटी जिसको डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, ये कई चीज़ों में यूज़ होती है, लेकिन प्राइमरली बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये यूज़ करते हैं। और कई सारे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के पेशेंट्स को बचपन में ट्रॉमा हो रखा होता है, तो उस टाइप से आप बोल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ट्रॉमा की थेरेपी नहीं है, प्राइमरली बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी की थेरेपी है। पूजा सिंह पूछ रही हैं, सर 2 मंथ हो गए हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन चालू है, मेडिसिन कंटिन्यू है, पर फिर से पहले से सिम्पटम्स आ रहे हैं, क्या करूँ बताइए, बहुत प्रॉब्लम है। पूजा जी देखो, डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट आप ले रही हैं, जहाँ से भी ले रही हैं, उसको लेते रहिएगा। एक बात समझिएगा कि डिप्रेशन का इलाज हर व्यक्ति में अलग-अलग होता है। जो स्पेशली जो दवाइयाँ हैं, किसी में कोई दवाई की डोज़ सूट करती है, तो किसी में कोई और दवाई की डोज़ सूट करती है। किसी में कोई पर्टिकुलर सॉल्ट सूट करता है, तो किसी में कोई और सूट करता है। कई बार कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं प्रॉपर रिज़ल्ट पाने के लिए। तो अक्सर जो ट्रीटमेंट डिप्रेशन का होता है, वो पहली बार या दूसरी बार में नहीं होता है। धीरे-धीरे करके कॉम्बिनेशंस ठीक किए जाते हैं, और उस कॉम्बिनेशन में पहुँचा जाता है, जहाँ पे आपको इफ़ेक्ट आ रहा है, बिना साइड इफ़ेक्ट आए। तो 2 ही महीने हुए हैं, हो सकता है अभी आपका कॉम्बिनेशन पूरा ठीक से ना हुआ हो, बैठा हो, आप अपने डॉक्टर से मिलिए और नेक्स्ट स्टेप लेने की कोशिश करिए। और ये बात भी ध्यान रखिए कि डिप्रेशन ही नहीं, जितनी भी मानसिक बीमारियाँ हैं, डिप्रेशन हो गया या फिर एंग्जायटी डिसऑर्डर्स हो गए, बाकी ऐसे ओसीडी हो गया, जीएडी हो गया, इन सब में सिम्पटम्स फ्लक्चुएट ज़रूर करते हैं। फ्लक्चुएट मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सडनली 2 दिन ऐसे आएँगे कि सिम्पटम बहुत खराब हो जाएँ, और हमको लगने लगता है कि यार बीमारी वापस आ गई, इतनी मेहनत की, इतनी दवाई खाई, इतने पैसे खराब हुए, और फिर बीमारी वापस आ गई। और उल्टा भी होता है। कई बार प्रॉब्लम चल रही है, 2 दिन ऐसे आए जब सारे सिम्पटम ठीक हो गए, एकदम अच्छा लगने लगा। तो हमको लगता है जादू हो गया, अब दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। बट ये दोनों ही चीज़ें सही नहीं होती हैं। कई बार सिम्पटम्स बढ़ते हैं और 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं, 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं, और कई बार लगता है कि एकदम ठीक हो गए, बट प्रॉब्लम फिर से थोड़ी बहुत वापस आ जाती है। तो हम अक्सर, मैं पेशेंट्स को बताता हूँ अपने, कि डिप्रेशन में फ्लक्चुएशंस बहुत रहती हैं,
और उन फ्लक्चुएशन से घबराइए मत। कभी ऐसा हो तो अपने आप को याद दिलाइए कि डॉक्टर ने कहा था कि इस टाइप की फ्लक्चुएशंस होती हैं और कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगी। राइट। विकास पूछ रहे हैं कि सर जीएडी की बीमारी से बहुत परेशान हैं। विकास, जीएडी की समस्या होती ही ऐसी है जिससे काफ़ी इंसान परेशान हो जाता है। हमेशा ख्याल आते रहते हैं, इतने ख्याल आते हैं कि इंसान नॉर्मल चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता। हमेशा डर लगता रहता है, हमेशा घबराहट होती रहती है, हर छोटी बात पे टेंशन रहती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कहीं ये ना हो जाए। अब पुरानी बातें जो हो चुकी हैं कई साल पहले, उन बातों को लेके इंसान परेशान रहता है, उनके बारे में थॉट्स आते रहते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। लोग सोचते हैं कि अपने आप थोड़ा योगा कर लेंगे या मेडिटेशन कर लेंगे तो उससे खत्म हो जाएगा। और होता भी है, योगा से और मेडिटेशन से फायदा होता भी है। लेकिन देखिए, अगर बीमारी है तो उसको ट्रीट करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें इलाज करना पड़ेगा। और इलाज के वही दो तरीके हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयों वाला ट्रीटमेंट हो गया, और एक आपका साइकोथेरेपी वाला ट्रीटमेंट हो गया, जिसको आमतौर पे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज की जाती है, सीबीटी, जो कि सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है डिप्रेशन के लिए और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लिए। तो अगर आपको इस प्रकार की दिक्कत हो रही है तो प्लीज ट्रीटमेंट लीजिए। आपके आसपास जो भी नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट हैं उनसे मिलिए। आजकल तो ऑनलाइन कंसल्टेशन इतनी आसान हो गई हैं, जो भी आसपास आपके डॉक्टर हैं उनसे बात करिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। देखिए, होता क्या है कि लोग सफर करते रहते हैं। सिर्फ सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ डॉक्टर्स को मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ दुखी होने से कुछ नहीं होगा, घरेलू नुस्खे ढूंढते रहने से कुछ नहीं होगा। सब बीमारियां हैं और अपने लाइफ का समय खराब नहीं करना है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आपने अपनी लाइफ में 2 साल खराब कर लिए तो आपने एक बहुत बड़ा कॉस्ट उसका भी पे किया है। और अगर एक सही टाइम पे ट्रीटमेंट लिया जाए तो हम अपनी लाइफ के सालों को खराब होने से बचा सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें हमें अगर अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं, तो उसको यूज़ ना करना नासमझी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने बोल दिया, ऐसे ही रैंडम इंसान ने, कि दवाइयों के साइड इफेक्ट हो जाएंगे, या किसी ने बोल दिया कि थेरेपी से कुछ नहीं होता। ये इन बातों के बेसिस पे आप अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकते। अगर अगर किसी भी चीज़ का एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो उसको हमें प्रॉपरली करना पड़ेगा। मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ कि जैसे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर 2 साल हो गए दवाई खाते हुए, या 2 साल हो गए थेरेपी करते हुए, फायदा बहुत हुआ भी लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ। तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि देखिए, आज की तारीख में जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको हमें यूज़ करना है। काश को कि ऐसी एक दवाई होती जिसको खाते ही पूरा इंसान ठीक हो जाता और वापस कभी दिक्कत ना आती। या फिर काश को ऐसा कुछ होता कि मैंने 10 मिनट बात की किसी से और वो इंसान पूरा ठीक हो गया। बट आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे एक कोर्स होता है, एक लंबा ड्यूरेशन ट्रीटमेंट होता है, और लंबा दवाई खाना या लंबा थेरेपी कराना किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन आज की तारीख में साइंस वहीं तक पहुँचा है जहाँ पे ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। अब जैसे मुझे मान लीजिए दिल्ली से बॉम्बे जाना है, काश को ऐसा कोई तरीका होता कि मैंने बस पलक झपकी और दिल्ली से मैं बॉम्बे पहुँच गया। लेकिन अभी तो नहीं है ऐसा तरीका। तो या तो मैं प्लेन से जाऊँगा 2 घंटे का फ्लाइट लेके, या फिर मैं ट्रेन से जाऊँगा 24 घंटे का ट्रेन लेके। अब टाइम तो लगेगा, लेकिन यही आज की तारीख में बेस्ट तरीका है। हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए, लेकिन पहुँचना तो है, तो पहुँचना है। तो आज की तारीख में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे अवेलेबल चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंशियल तरीका है, उसको हम अपनाते हैं। सिर्फ़ ये बात सोचते रहने के लिए कि काश के ये हो जाता, काश के हो जाता, कुछ नहीं होता उससे। आप बैठ के ये सोच सकते हैं कि क्यों मुझे हुआ, काश मुझे ना होता, वरना मैं ये कर लेता, वरना मैं वो कर लेता, और आप अपना टाइम और वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आज की तारीख में जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उनको यूज़ करें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। राजेश कुमार कह रहे हैं, सर आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं? राजेश कुमार जी, एक भी नहीं है। पंकज पूछ रहे हैं कि ये अभी आपने वीडियो डाला था डिप्रेशन के कोर्स का। हाँ, मैंने अभी एक डिप्रेशन के कोर्स का वीडियो डाला था और हमने अभी आज ही उस कोर्स को लॉन्च किया है। बेसिकली इसी वजह से मैं अभी कुछ वीडियोस बना भी नहीं पा रहा था। सो बेसिकली हमारे पास, जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, आना चाहते हैं। अब देखिए, मैं एक अकेला इंसान हर इंसान को नहीं देख सकता, पेशेंट को नहीं देख सकता, और वैसे भी मैं आमतौर पे ऐसे सेशंस में क्लिनिक के में किसी को बुलाने से बचता हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो हम लोग अभी काफ़ी टाइम से, हमारी टीम में कोशिश ये कर रही थी कि कुछ ऐसा कोर्स क्रिएट किया जाए जिसको कि लोग खुद से देख के खुद से सीख पाएँ कि डिप्रेशन में ट्रीटमेंट होता कैसे है, डिप्रेशन को सही किया कैसे जाता है। और वही हमने एक कोर्स क्रिएट किया है जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर कोर्स है, हिंदी में है, मैं ही हूँ उसमें। बेसिकली मैंने देखिए समझाया है स्टेप बाय स्टेप कि शुरुआत में क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है। तो लगभग 19 सेशंस हैं उस कोर्स में। और
उस कोर्स को हमने लाइव कर दिया है, आज ही लाइव किया है। आप चाहें तो उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट मेरी ही है www.drpraveentripathi.com। मैं इसमें कमेंट में डाल भी देता हूँ उसको। हाँ, और आप इस पे जाके उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, और उसमें कई सारे सेशंस हैं, लेक्चर्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि आप एनरोल होने के बाद ले सकते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। और उसमें बेसिकली वही है, सीबीटी के बारे में समझाया गया है कि कैसे सिम्टम्स आते हैं, आपके बचपन में जो चीज़ें हुई हैं कैसे उनका कंट्रीब्यूशन होता है इन सिम्टम्स के आने पे, और कैसे सीबीटी के स्टार्टिंग में हमें गोल्स क्रिएट करने होते हैं, उसके बाद कैसे हमें बिहेवियरल रिस्ट्रिक्शंस बिहेवियरल एक्टिवेशन यूज़ करनी होती है, कैसे कॉग्निटिव रिस्ट्रिक्शंस यूज़ करने होते हैं, और फाइनली सीबीटी के बारे में डिस्कस किया है कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे पहचाना जाता है, कैसे उनको चेंज किया जाता है, कैसे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कोर्स बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, और चाहें तो एनरोल भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसवा प्रसाद धुले कह रहे हैं, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स इफ आई टेक एसिटोलोप्राम 20 mg लाइफ लॉन्ग। बसवा जी, एसिटोलोप्राम एक बहुत ही सेफ एंटी डिप्रेसेंट मानी जाती है, और बहुत सारे लोग इसको कई सालों तक खाते हैं, 20 साल 30 साल तक भी खाते हैं। आमतौर पे साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन दो टाइप के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कॉमनली जो बात कर रहा हूँ मैं, एक वेट गेन का साइड इफेक्ट हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, वो भी सब में नहीं बढ़ता। और एंटी डिप्रेसेंट के साथ जो वजन बढ़ने की दिक्कत है उसके बारे में भी एक बात बताऊंगा मैं आपको, कि एंटी डिप्रेसेंट कई बार भूख बढ़ा देती हैं, या फिर मीठे की तलब बढ़ा देती हैं, मीठे की इच्छा बढ़ा देती हैं। अब मान लीजिए आपकी भूख बढ़ भी गई या मीठे की इच्छा बढ़ भी गई, लेकिन अगर आप अपने खाने पे कंट्रोल रखें, पानी ज़्यादा पिएं, सैलेड ज़्यादा खाएं, मीठा कम खाएं, तला भुना कम खाएं, तो इस बात के बहुत चांसेस है कि आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो थोड़ा सा अगर हम उसमें वो रखें, डिसिप्लिन रखें, तो वेट से बच सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों में सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सेक्सुअल इच्छा कम हो जाना, या फिर इरेक्शन कम हो जाना। कई लोगों में उल्टा होता है, सेक्सुअल लाइफ इंप्रूव कर जाती है, टाइमिंग बढ़ जाता है। दोनों ही केसेस में दवाई बंद करने पे आमतौर पर चीज़ें खत्म हो जाती हैं, चाहे फायदा हुआ चाहे नुकसान हुआ। इसके अलावा जो लोग डरते हैं कि लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, मेमोरी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सेफ दवाइयाँ हैं, पर डॉक्टर के कंसल्टेशन में लीजिएगा। हर 6-8 महीने में ब्लड टेस्ट करा ले तो बेटर रहेगा, लेकिन लंबे समय तक दवाई खाने में भी कोई बहुत ऐसा नुकसान नहीं होता, प्रोवाइडेड आप डॉक्टर की राय के अंडर खा रहे हैं। रमेश तिवारी जी पूछ रहे हैं कि फ्लॉक्सिटिन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता। नहीं तिवारी जी, ये भी एक काफ़ी सेफ दवाई है, फ्लॉक्सिटिन भी काफ़ी सेफ दवाई है, और आमतौर पर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन अगेन मैं बोलूँगा कि डॉक्टर की सलाह के अंडर खाएं। सेरोटोनिन को नेचुरली कैसे बढ़ाएं की बात जो कर रहे हैं आप, देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइजिंग। 2-3 चीज़ें ही हैं जो कि एक्चुअली अप्रूव्ड हैं। एक्सरसाइजिंग को बहुत अच्छा माना जाता है डिप्रेशन के केसेस में। एक्सरसाइज करने से नेचुरली ब्रेन में कुछ अच्छे वाले केमिकल रिलीज होते हैं, और वो जो अच्छे वाले केमिकल रिलीज होते हैं वो पहले अपने आप आपके मूड को वैसे ही लिफ्ट करते हैं। इनफैक्ट आजकल जो गाइडलाइंस आ रही हैं उसमें कई सारी गाइडलाइंस कहती हैं कि दवाई से और थेरेपी से पहले एक बार एक्सरसाइज ट्राई कर लीजिए। अगर उससे इंप्रूवमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर या तो हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी स्टार्ट करते हैं, और बेस्ट रहता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिया जाए, उससे रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं। ठाकर महर्षि कह रहे हैं कि ये डिप्रेशन की दवाई पिछले लगभग 1.5 साल से खा रहे हैं, पेट के ऊपर मोटापा बढ़ गया है, तो क्या ये दवाई के कारण है, ये कैसे घटेगा? दवाई पूरी होने के बाद अपने आप घटेगा या अभी से एक्सरसाइज करूं? महर्षि जी देखिए, दवाई की गोली के अंदर फैट नहीं होता है। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला कि दवाई खाने के बाद ज्यादातर लोगों में भूख बढ़ती है या फिर मीठे की इच्छा बढ़ती है, उसके बाद आप जो खाते पीते हैं प्राइमरली उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। और दवाई खाना बंद करने के बाद भी वो अपने आप खत्म नहीं होने वाला है, भूख कम हो जाएगी, शायद ये हो सकता है आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो मेरी सलाह है कि आप अभी से एक्सरसाइज करिए। ये बड़ा आसान है कि दवाई के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाए कि इसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में बाकी लोग जिनका मोटापा बढ़ रहा है, जो दवाई नहीं भी खा रहे हैं, उनका क्यों बढ़ रहा है? तो दवाई भूख बढ़ा सकती है, दवाई मीठे की इच्छा बढ़ा सकती है, उसको अगर आप कंट्रोल कर लें तो मैक्सिमम केसेस में आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और एक्सरसाइज आप अभी से करिए। एक्सरसाइज से साथ साथ शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपनी डाइट पे कंट्रोल करिए। मीठा मत खाइए ज़्यादा, तला भुना मत खाइए, पानी पीजिए, सलाद खाइए, सब बहुत हेल्प करेगा आपको।
तनिष्का कॉर्नर के नाम से प्रोफाइल है, कह रहे हैं या कह रही हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए फ्लूटी 25 एंड एटिलम 0.25 सही है कि नहीं है? तनिष्का सही है, तनिष्का सही है, लेकिन ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ये आपके लक्षण को कम करने में हेल्प करेगा। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो साइकोथेरेपी होता है, काउंसलिंग का इलाज होता है। मेडिसिन भी हेल्प करती हैं, लेकिन एक लिमिट तक हेल्प करती हैं। तो मेडिसिन, सिर्फ मेडिसिन करने पे आपको लॉन्ग लास्टिंग रिकवरी नहीं हो पाएगी। थेरेपी का पार्ट उसमें इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जोशु गेमिंग, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, फिर से लिखिए प्लीज। द रिस्क कह रहे हैं आई एम टेकिंग नेक्सिटो सिंस अ ईयर बट स्टिल अनएबल टू स्लीप। देखिए, नेक्सिटो एक एंटी डिप्रेसेंट है, नींद की गोली नहीं है पहली बात तो वो, और हो सकता है कि अभी आपका दवाई का कॉम्बिनेशन पूरा ठीक से नहीं हुआ हो। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए कि दवाई का कॉम्बिनेशन एक प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाके आपको रिलीफ मिलेगा, वरना आपको पूरा रिलीफ नहीं मिलेगा। सिंपली एक गोली खा लेने से कुछ नहीं होने वाला। राइट, जय कह रहे हैं कि इनके सेशन स्टार्ट हुए थे पर इनका थेरेपी कंप्लीट नहीं हो पाया, क्या करें? जय, आपका सेशन स्टार्ट हुए थे मतलब आपने काउंसलिंग का पार्ट स्टार्ट किया था, कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया ये इंपॉर्टेंट है। कई बार थेरेपिस्ट से तालमेल नहीं बैठ पाता, उस वजह से दिक्कत आती है, या फिर कई बार कॉस्ट का इश्यू होता है, थोड़े थेरेपी सेशंस महंगे पड़ते हैं, या फिर जा नहीं पाते हैं। तो आप जो भी आपके थेरेपिस्ट थे उनसे बात करिए, जो भी वजह रही है, जिस वजह से दिक्कत हुई है उस टाइम पे करिए। नहीं जय, मैं थेरेपी सेशंस रेगुलरली नहीं करता हूँ, बट जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला कि अब तो हमने उसको एक प्रॉपर रिकॉर्ड करके एक कोर्स के फॉर्म में तब्दील कर दिया है। आप चाहें तो उस कोर्स को देख सकते हैं, मैंने अब लिंक डाल दिया था वेबसाइट का। सिंपल सा मेरा नाम है www.drpravintripathi.com, और उस पर जाके आप एनरोल कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारा मटेरियल आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख सकते हैं। राइट, बिट्टू कह रहे हैं आई हैव फियर ऑफ हैपनिंग समथिंग बैड इन फ्यूचर। बिट्टू जी, ये जो आप लाइन बोल रहे हैं ये क्लासिकल एंग्जाइटी का सिम्टम है। अगर मन में डर लगता रहता है कुछ गलत गलत ना हो जाए, मन अपने आप एक इमेजिनरी सिनेरियो बनाता रहता है कि कुछ खराब होने वाला है। कुछ पेशेंट्स को ऐसा लगता है, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, जॉब करते हैं, अब आपको सुबह जाना है ऑफिस, बट शाम से ही मन में होने लगता है या ऑफिस जाते के टाइम लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो बॉस क्या बोलेगा, कहीं बॉस आज नाराज ना हो जाए, कहीं मुझसे काम में कोई गलती ना हो जाए। और अगर मान लो कुछ छोटा सा भी चीज हुई जो कि आपके हिसाब से ठीक नहीं है, तो आपका दिमाग सिनेरियो बनाने लगता है कि बॉस मुझे कमरे में बुलाएगा और बॉस मुझ पर चिल्लाने वाले हैं, सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी, लोग मुझ पर हंसेंगे, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आपका दिमाग इमेजिनेशन में सिनेरियो क्रिएट कर रहा है कि ये ना हो जाए, फिर वो ना हो जाए, फिर वो ना हो जाए, और होते होते आप एकदम एंशियस हो जाते हैं, आप घबराहट में चले जाते हैं, हो सकता है हाथ कांपने लगे, हो सकता है पसीना आने लगे, हो सकता है हार्ट बीट बढ़ने लगे। ये एक टिपिकल एंग्जाइटी का सिम्टम है। कई लोगों को परिवार वालों के लिए होता है कि बच्चे को कोई बीमारी ना हो जाए, बच्चा बाहर जाए उसको ये बीमारी ना हो जाए, फादर की तबीयत खराब ना हो जाए, मदर की तबीयत खराब ना हो जाए, रात में कुछ हुआ तो क्या करेंगे। बेसिकली एक इमेजिनरी सिनेरियोज बनाना जो कि एकदम एक्सट्रीम है, सबसे खराब वाले हैं। पैसा खत्म हो जाएगा, घर वाले छोड़ के चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, कुछ भी एक्सट्रीम। तो ये सब एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं, जीएडी हो सकता है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसको निग्लेक्ट मत करिए, इसको नज़रअंदाज मत करिए। प्लीज मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और मेडिकल ट्रीटमेंट एसएसआरआईज यूज की जाती हैं, उनका कॉम्बिनेशन काफी हेल्प करता है। ऑलराइट, सरोजनी पांडे जी कह रही हैं सर आप कहाँ से हैं, आई वांट अपॉइंटमेंट। सरोजनी जी, मैं दिल्ली और नोएडा में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मेरा सलाह रहेगी कि आप आसपास जो शहर में आपके डॉक्टर्स हैं आप उनसे मिलिए। सारे साइकेट्रिस्ट आमतौर पे अच्छा इलाज करते हैं, और बहुत कई बार लोग बहुत दूर दूर से ट्रेवल करके आते हैं मेरे पास, और मैं उनको बोलता हूँ कि यार आप अपने घर के आसपास के डॉक्टर से मिलिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। आप अपना पैसा खराब करते हैं, आप अपना टाइम खराब करते हैं, और कई बार इलाज लंबा चल भी नहीं पाता। अगर आप उड़ीसा से आ रहे हैं या साउथ इंडिया से आ रहे हैं तो आप कितनी बार आ पाएंगे। तो आप अपने आसपास के डॉक्टर से मिलिए, वो बेटर रहेगा। दीपान्विता चक्रवर्ती कह रही हैं कि उनको पैनिक अटैक हुआ है, मन में डर हो रहा है कि मेरा सांस अटैक होने जा रहे हैं। हाँ दीपान्विता जी, पैनिक अटैक
जैसे पैनिक डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, पैनिक डिसऑर्डर में बेसिकली पैनिक अटैक्स होते हैं। तो पैनिक अटैक में क्या होता है, सडनली इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि लगता है कि कुछ बहुत खराब होने वाला है। किसी को लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, किसी को लगता है कि अब बस बेहोश होने वाले हैं, और किसी को लगता है बस जान जाने वाली है, किसी को भी लगता है कि बस पागल होने वाले हैं। और कुछ टाइम बाद वो सिम्टम्स कम हो जाते हैं। और ये सिम्टम्स, ये पैनिक अटैक कभी भी पड़ जाता है, समझ नहीं आता क्यों हुआ, हो जाता है। होता क्या है, पैनिक अटैक अगर कई बार हो जाए तो एक चीज होने लगती है जिसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी। एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी मतलब, एंटीसिपेशन मतलब किसी चीज की उम्मीद। तो इस उम्मीद में या फिर इस डर में एंग्जाइटी होने लगती है कि अगला पैनिक अटैक होने ही वाला है। और वही डर आप बता रही हैं मुझे कि आपको डर लगता है कि फिर से सांस का अटैक ना हो जाए। तो ये एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी पैनिक डिसऑर्डर का एक सिम्टम है। और एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी और पैनिक अटैक के साथ साथ कई बार ये भी होने लगता है कि इंसान कई चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देता है। जैसे मान लो कुछ लोग क्या करते हैं, घर से बाहर अकेले नहीं निकलेंगे कि कुछ हो गया तो कौन बचाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं कि कुछ हो गया तो कौन बचाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, लिफ्ट में जाना बंद कर देते हैं, बंद जगहों में रुक जाना बंद कर देते हैं कि कुछ हो गया तो कौन बचाएगा। ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो डर है वो और बढ़ता आता है, पैनिक डिसऑर्डर के सिम्टम और बढ़ते आते हैं, और कई बार एक साथ में बीमारी कंडीशन हो जाती है, इसको हम अगोराफोबिया कहते हैं। तो इसको अगेन मैं बोलूँगा कि इसके ऊपर बैठिए मत, इसको इग्नोर मत करिए, निग्लेक्ट मत करिए। अगर सिम्पटम आ रहे हैं तो प्लीज़ जाके डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर से मिलिए। पैनिक डिसऑर्डर में भी जैसे आमतौर पे साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स में होता है, एक कॉम्बिनेशन जो होता है दवाइयों का, मेडिकल ट्रीटमेंट और थेरेपी का, उसको मिला के इम्प्रूवमेंट होता है। और काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। ऑलराइट। सो ठीक है, ऑलमोस्ट हमें कुछ क्वेश्चंस में ले लिए हैं। बाकी देखिए वही है, मैं लास्ट में फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आपको मेडिकल मानसिक समस्याएं हो रही हैं तो उनको नज़रअंदाज करना सही नहीं है। इन सभी बीमारियों का आजकल ट्रीटमेंट आ चुका है, काफ़ी अच्छे तक ट्रीटमेंट होता है दवाइयों का, और कॉम्बिनेशन साथ में थेरेपी का, काउंसलिंग सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आप प्लीज़ अपने सिम्टम्स को बढ़ने से रोकिए, नॉर्मल लाइफ में आप वापस जा सकते हैं, कुछ स्टेप्स लेने भर की बात है। मैं कोशिश करता रहूँगा कि बीच-बीच में आके सेशंस करता रहूँ, और जो कोर्स क्रिएट किया है हमने उसमें भी हम लोग कुछ-कुछ लाइव सेशंस करते रहेंगे रेगुलरली, तो आप उसमें भी ज़रूर एनरोल करिएगा ताकि आपसे वहाँ पे भी बात हो पाए। ठीक है? धन्यवाद। नमस्कार।